से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। आज चूरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। राजस्थान के रण में फिर हुंकार पीएम मोदी भरेंगे। पुलिस लाइन मैदान में सुबह 10:30 बजे आम सभा होगी। सीएम भजन लाल, सीपी जोशी, सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़, अविनाश गहलोत भी यहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में आम सभा होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए अब कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में, उससे पहले प्रचार प्रसार तेज किया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी है देवेंद्र झाझड़िया, जिनके समर्थन में आज आम सभा होगी। तो राजस्थान के रण में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे। पुलिस लाइन मैदान में सुबह 10:30 बजे आम सभा होनी है। लोकसभा का रण तैयार। जाटलैंड में पीएम की हुंकार। जाटलैंड सधेगा, कमल खिलेगा। ये हवा में लहराता भगवा ध्वज और जीत की हुंकार के साथ ही 400 प्लस का नारा। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून। बीजेपी में नया जोश भर रहा है। पीएम मोदी और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देते हैं। राजस्थान में आज से होम वोटिंग होगी। पहले चरण की 12 सीट पर आज होम वोटिंग होगी और आज से 13 अप्रैल तक होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। 76,636 वोटर घर से ही मतदान करेंगे। 58,954 बुजुर्ग और 17,682 दिव्यांग इसमें शामिल होंगे और दूसरे चरण के लिए 14 अप्रैल से घर से मतदान। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। पहले चरण की 12 सीटों पर आज होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है, यानी कि जो बुजुर्ग है, दिव्यांग है, वो घर से ही वोटिंग कर सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये तस्वीर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। अब देखिए लोकसभा का चुनाव है, जब मतदान दल घर पे ही पहुंचेंगे और वहीं पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें कि पहले चरण की 12 सीट पर होम वोटिंग और आज से 13 अप्रैल तक होम वोटिंग की ये सुविधा रहेगी। 76,636 वोटर घर से ही मतदान करेंगे, जिसमें 58,954 बुजुर्ग हैं और 17,682 दिव्यांग इसमें शामिल हैं। और दूसरे चरण के लिए 14 अप्रैल से घर से मतदान होगा। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। कोटा बूंदी सीट पर दिलचस्प मुकाबला। ओम बिरला के भाई हरिकृष्ण बिरला ने नामांकन भरा है। कल आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन भरा है और ओम बिरला की ओर और प्रहलाद गुंजल की ओर से भरे गए 2-2 नामांकन। कोटा बूंदी सीट पर कुल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। भारतीय आम जन पार्टी से किन्नर काजल ने भी नामांकन किया है। हरिकृष्ण बिरला ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिरला और गुंजल की ओर से 2-2 नामांकन भरे हैं। तो कोटा बूंदी सीट पर इस बार जो मुकाबला है काफी दिलचस्प होने वाला है। और बाड़मेर में दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कुछ महीने पहले छात्र नेता से विधायक बने रविंद्र भाटी के नामांकन के बाद न सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी मुश्किल में फंस गए हैं, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी की सांसें भी फूल रही हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान की बाड़मेर बनी हॉट सीट। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला। रविंद्र भाटी का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन। बाड़मेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से 30 मार्च को 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इसके बाद भाटी ने गुरुवार को भी नामांकन दाखिल किया। इस बीच नाम वापस लेने की अटकलों के बीच भाटी ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपना नाम वापस नहीं लेंगे। लेकिन बाड़मेर में मैच एक तरफा नहीं है। एक दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेद राम की नामांकन रैली में भी भीड़ कम नहीं थी। उम्मेद राम हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने बाड़मेर से टिकट दिया, लेकिन भाटी के नामांकन से
ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। वजह है भाटी के नामांकन से परंपरागत राजपूत वोट और मोदी से प्रभावित युवा और महिला वोट बैंक में सेंध का खतरा। चौधरी का कहना है कि आखिर में वोट मोदी के नाम पर ही पड़ेगा। राजस्थान में 25 सीट में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाड़मेर में ही है। भाटी के समर्थक भाटी को मारवाड़ का मोदी कहते हैं। सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। महज 26 साल की उम्र में 3 महीने पहले बाड़मेर के शिव से भाटी निर्दलीय विधायक चुने गए। भाटी तब बीजेपी में थे, टिकट नहीं दिया तो बागी हो गए। बाड़मेर में 2014 में ही ऐसे हालात बने थे। तब बीजेपी से बगावत कर केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह ने निर्दलीय ताल ठोकी थी। हालांकि मोदी लहर के चलते बीजेपी सीट बचाने में सफल रही। बाड़मेर में जाट, दलित, राजपूत और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। फिलहाल 4 जून को साफ हो जाएगा कि बाड़मेर पर किसका कब्जा होगा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश बीजेपी कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक ने बृहस्पतिवार को, आपको बता दें कि टोंक में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेकर के चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। सचिन पायलट के गढ़ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बार सचिन पायलट ना तो विधानसभा में कोई चमत्कार कर पाए हैं, ना ही लोकसभा चुनाव में कर पाएंगे। गहलोत और पायलट सिमट करके रह गए हैं, अब सिर्फ मोदी का चमत्कार चलेगा। मुकेश पारिक ने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार 400 पार। पायलट ना तो कोई विधानसभा में चमत्कार कर पाए और ना कोई लोकसभा में कर पाएंगे। हम चाहे सचिन पायलट जी हो और चाहे अशोक गहलोत जी हो, अब जनता में इनका कोई जनाधार नहीं रहा है। एक सिमट कर, एक सीमा तक एक सिमट कर ये रह गए हैं। तो कोई ये अभी सिर्फ और सिर्फ, अगर कोई चाहे चमत्कार कहिए चाहे कोई आह्वान कहिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का है और जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी। और उदयपुर से बड़ी जानकारी में स्कूल में पढ़ाने का मामला सामने आया है और इस दौरान टीचर ने काफी देर तक हंगामा भी किया। उसके बाद बच्चों के परिजनों ने स्कूल पहुंच करके टीचर को क्लास में बंद कर दिया। ये मामला झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी के पंजी के बास के सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है। टीचर के वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं, जिसमें टीचर के पास शराब की बोतल दिखाई दे रही है और दरअसल ये टीचर आज भी नशे में लेट पहुंचा था। इस पर प्रधानाध्यापक ने उसकी अनुपस्थिति लगा दी थी। इसके बाद टीचर रोहिताश के क्लासरूम में जाकर के बच्चों के सामने प्रधानाध्यापक के साथ अभद्र व्यवहार किया। हालांकि जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू में अमेठी को लेकर के अहम संकेत दिए हैं। उन्होंने अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी पर भी हमला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेठी से जो मेरा रिश्ता है वो 1999 से ही है। जो वहाँ की अभी सांसद हैं, उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव और गहराता जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को चिट्ठी लिख करके दिल्ली सरकार पर एलजी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में उपराज्यपाल दफ्तर ने यह बताया कि दिल्ली सरकार कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भ्रामक जानकारी दे रही है। दिल्ली की एलजी की चिट्ठी में पत्र में फरिश्ते स्कीम और शराब नीति का भी जिक्र किया गया है। उपराज्यपाल ने लिखा कि दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए भ्रामक कदम घृणित मुकदमेबाजी से सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए खर्च करने और अधिकारियों का कीमती समय बर्बाद करने के अलावा पहले से ही ज्यादा बोझ से दबे माननीय कोर्ट पर भी फालतू मुकदमों का बोझ डाला जा रहा है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में राज्यसभा के नवनिर्वाचित 12 सांसदों को बुधवार को शपथ दिलाई और शपथ लेने वाले सांसदों में 7 बीजेपी, 3 कांग्रेस और 2 राष्ट्रीय जनता दल से। और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों के शपथ समारोह में जुड़ी कई फोटो भी साझा की हैं। एक फोटो शेयर करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिखा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सोनिया गांधी जी और उनके परिवार साथ। और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण मामले में गिरफ्तार में आए 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर व एक पुलिस कांस्टेबल को गुरुवार को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि जहां 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ने पुलिस पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं, साथ ही कोर्ट ने सभी को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। जज साहब, हमारे साथ मारपीट की गई। ये शब्द गिरफ्त में आए 11 ट्रेनी इंस्पेक्टर्स के हैं। जिन्हें पेपर लीक भर्ती मामले में एसओजी ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में एसओजी और बचाव पक्ष के बीच जमकर बहस हुई, लेकिन बचाव पक्ष के कोई तर्क काम न आए। कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। एडिशनल एसपी महावीर सिंह मीणा ने पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए 12 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन 4 दिन का ही मिला। फॉल्स सिग्नेचर वगैरह का, तो आप डिमांड एक स्पेसिफिक मांगी है, तो उस चीज को मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान में लेते हुए सिर्फ 4 दिन की रिमांड दी है 12 दिन की मांगने के एवज में। हालांकि 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स ने जब पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए तो कोर्ट ने सभी आरोपियों को एसओजी मुख्यालय ले जाने से पहले एसएमएस अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का आदेश दिया। वहीं रिमांड के दौरान प्रत्येक 24 घंटे में सभी आरोपियों की मेडिकल जांच करवाने के भी आदेश दिए गए। इसमें कुछ एक मुलजिम हरकू है, जिसने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये कथन किया कि साहब मेरे साथ पुलिस कस्टडी के दौरान मारपीट की गई है। इसको बात में ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने इसका मेडिकल करवाने के लिए एसएमएस से मेडिकल बोर्ड से इसका मेडिकल करवाने के आदेश फरमाए। एसओजी ने सोमवार को 15 ट्रेनी एसआई को राजस्थान पुलिस एकेडमी से पूछताछ के बाद हिरासत में लिया था, जिनमें से 11 ट्रेनी एसआई और जोधपुर कमिश्नरेट के कांस्टेबल को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इससे पहले भी 13 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। पूरा मामला 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसकी परत दर परत एसओजी खोल रही। जब भी एसओजी भर्ती परीक्षा में किसी को गिरफ्तार करती है, तभी नई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। और मुंबई से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दुकान में भीषण आग लगी है। नागपाड़ा के सीपी टैंक इलाके में ये आग लगी है। आग की चपेट में 4 दुकानें आई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाया गया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दुकान में ये भीषण आग लगी है। देखिए, जैसे ही ये आग लगी तो उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। नागपाड़ा के सीपी टैंक इलाके में ये भीषण आग लगी है और आग की चपेट में 4 दुकानें भी आई हैं। और बड़ी खबर पाकिस्तान से है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने पाकिस्तान में आतंकियों की रहस्यमयी हत्याओं पर बड़ा दावा किया है। अखबार ने अपनी जांच के आधार पर यह दावा किया कि पाकिस्तान में आतंकियों पर हुए एक्शन भारत सरकार के आदेश पर किया गया। ये दावा ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने किया है और अखबार ने यह रिपोर्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एक सीनियर अधिकारी के हवाले में छापी गई है। और रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत सरकार आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन ले रही है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में 20 से ज्यादा आतंकियों की रहस्यमयी तरीके से हत्याएं की गई थी और इन आतंकियों का ताल्लुक भारत में हुई आतंकी घटनाओं से भी था। भारतीय सेना 2 बार पाकिस्तान के अंदर घुस करके बड़े हमले को अंजाम दे चुकी है। आपको बता दें कि 2016 में उरी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और 2019 में पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक की गई थी।
और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक दिन पहले बिहार के जमुई में अपनी चुनावी रैली में दो टूक कहा कि आज का भारत घर में घुस करके मारता है। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। और यूपी एटीएस ने भारत नेपाल बॉर्डर से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। बताया यह गया है कि ये तीनों संदिग्ध नेपाल से उत्तर प्रदेश में घुस करके जम्मू कश्मीर जाने की फिराक में थे ताकि वहां हमला कर सके। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान का अल्ताफ भट्ट, पाकिस्तान का सैयद गजनफर और जम्मू कश्मीर का नासिर अली। आरोप है कि ये तीनों भारत को दहलाने की प्लानिंग में थे। जानकारी के मुताबिक अल्ताफ भट्ट तो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। उसने कारगिल की जंग के बाद से ही हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग ली थी। वहीं नासिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। तीनों का प्लान था कि नेपाल के रास्ते भारत में घुसकर दहशत फैला सके, लेकिन यूपी एटीएस ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। यूपी एटीएस को आरोपियों के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और फ्लाइट की टिकट मिली है। तीनों आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस अब अगले 6 दिनों तक तीनों संदिग्धों से उनके पाकिस्तान में बैठे आकाओं के बारे में राज उगलवाएगी। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एडहॉक कमेटी क्या 3 महीने में चुनाव करा पाएगी? इसे लेकर के तमाम सवाल जवाब अब किए जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण एडहॉक कमेटी का पिछला इतिहास है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी महासंग्राम के साथ ही राजस्थान क्रिकेट में सियासी संग्राम जारी है। एडहॉक कमेटी तो बन गई और 3 महीने में चुनाव कराने की बात भी कही जा रही है, लेकिन एडहॉक कमेटी के चुनाव कराने का इतिहास ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। आरसीए से ही जुड़े एक ऐसा जिला संघ पर भी इसी कदर एडहॉक कमेटी बनी थी। आरसीए से ही जुड़े ऐसे जिला संघ पर भी इसी कदर एडहॉक कमेटी बनी थी, जो 3 महीने तो छोड़िए 3 साल नहीं बल्कि 5 साल में भी चुनाव नहीं करवा पाई। साल 2018 में जयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी ने जीत दर्ज की थी, जबकि उनके करीबी मोहम्मद इकबाल डॉक्टर BR सोनी से 5 वोटों से हार गए थे। हालांकि जेडीसीए के 2018 में हुए चुनाव में अनियमितताओं की शिकायत पर 30 जनवरी 2020 को सहकारिता रजिस्ट्रार ने जिला कार्यकारिणी को भंग करते हुए एडहॉक कमेटी बनाई थी। जेडीसीए के सचिव डॉक्टर BR सोनी ने अथॉरिटी खेल सचिव और हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट में पहुंचे विवाद ने चुनाव पर तो रोक लगवा दी। हालिया दिनों में जेडीसीए की एडहॉक कमेटी को 21 जून 2024 तक का समय मिला है। आरसी के इलेक्शन से पहले हम जयपुर जिला के इलेक्शन करवा लें, तो उसके लिए हमने अकाउंट्स की पूरी ऑडिट करवा ली है और टाइमिंग हमने दोनों जो जिन गुटों में आपस में थोड़ा सा मतभेद है, तो उनको जो पुराने एक साथी हैं, तो उनको बैठा के बात करा ली है। तो हमें उम्मीद है कि जो भी हमारा जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो हम विदिन अ मंथ खत्म करा के हम इलेक्शन करवा लेंगे। हो सकता है इलेक्शन भी हमारे निर्विरोध हो। जयपुर में जिला कार्यकारिणी नहीं होने से आरसीए की राजनीति में जयपुर जिला संघ कमजोर होता गया और बाकी जिलों के पदाधिकारी को आरसीए में जगह मिलती रही, लेकिन अब सुलह की राहें भी नजर आने लगी है। मामले में पूर्व सचिव रहे विमल सोनी का कहना है कि क्रिकेट को बचाने के लिए बेहतर कदम उठाने होंगे। जगह बैठ के और इसको समस्या का हल निकालें और क्रिकेट वापस जो A डिवीजन B डिवीजन जो जयपुर क्रिकेट
एसोसिएशन कराती है वो भी शुरू हो, या 8-10 टूर्नामेंट भी चले। आपको मालूम है आज जयपुर के अंदर जितनी क्रिकेट हो रही है, जितनी एकेडमीज पूरे राजस्थान के लड़के यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सब जयपुर में ही हो रहा। और आज जितने भी लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं जयपुर की क्रिकेट खेल के ही सेलेक्ट हो रहे हैं। इशू ये है कि क्रिकेट जयपुर में बर्बाद हो गई, ना तो कोई ABC डिवीज़न हुई, ना कोई क्रिकेट हुई, बिकॉज क्रिकेट चल ही नहीं रही है। मेरे पास भी लोग कहा है, दुनिया ने भी कहा है कि अपन लोग सब मिलके, अब देयर इज नो कंट्रोवर्सी एज फार एज इंडिविजुअल। बहरहाल राजस्थान में क्रिकेट की राजनीति से जुड़े विवाद राज्य संघ से लेकर जिला संघों के बीच भी बने हुए हैं, जिससे नुकसान सिर्फ खेल और इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को ही भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि खेल को बचाने के लिए अगर खेल प्रशासकों के आपसी झगड़े और कलह खत्म हो जाए, तभी जाकर जयपुर के क्रिकेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। जयपुर से महेश धारीच की रिपोर्ट। और जामा मस्जिद में दोपहर 1 बजे अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। राजधानी जयपुर के लाखों अकीदतमंद रोजेदार जौहरी बाजार में एक साथ अल्लाह की दरगाह में सजदा करेंगे। इसके साथ ही जामा मस्जिद में अलविदा जुम्मे की नमाज के बाद सामूहिक दुआ की जाएगी। और चुनावी मौसम में मतदाताओं को कैसे रिझाया जाए, इसकी तकनीक नेताओं से बेहतर और कौन जान सकता है। पूरा देश चुनावी रंग में रंग चुका है। 2 चरण के मतदान के लिए नामांकन भी हो चुके हैं। अब जाहिर है चुनाव प्रचार की रोचक तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग हिस्सों से अब देखने को भी मिल रही हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनावी मौसम में नेताओं के निराले अंदाज, मतदाताओं को लुभाने के लिए अनोखे तरीके से प्रचार, चुनावी बयार में नेताजी का अनूठा अंदाज, चुनावी शोर में नेताओं के अलग अलग रंग और ढंग देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तस्वीरों से भी आपको मुखातिब कराएंगे, लेकिन उससे पहले नागौर से इंडिया अलायंस उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल की चुनाव प्रचार की इन रोचक तस्वीरों को देखिए। ये हैं हनुमान बेनीवाल, जो बैलगाड़ी में सवार होकर मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। हनुमान बेनीवाल बैलगाड़ी में सवार हैं, सफेद चिट्टे बैल सजे हैं, चारों तरफ समर्थक जय जयकार लगा रहे हैं। बैलगाड़ी पर चढ़ते ही हनुमान बेनीवाल पहले तो वहां मौजूद लोगों से कुछ गुफ्तगू करते हैं और इसके बाद जयकारा लगाते हुए अपने चुनावी वाहन को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते भर बैलगाड़ी चला रहे अपने सारथी का हाथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो हनुमान बेनीवाल को बैलगाड़ी से गिरने का डर सता रहा हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि डर के आगे ही जीत है। नागौर के अलावा अब चलते हैं बिहार के पूर्णिया, जहां पप्पू यादव के नामांकन के दौरान भी अनोखी तस्वीरें देखने को मिली। ये पूर्व सांसद पप्पू यादव बिहार की राजनीति में इन दिनों इन्होंने भूचाल ला रखा है। तस्वीरें पूर्णिया सीट पर नामांकन के दौरान की हैं। एक नजर में देखने को किसी फिल्म की शूटिंग से कम नहीं है। बाइक पर सवार पप्पू यादव हैं और पीछे पीछे समर्थक और कैमरा हाथ में लिए फोटोग्राफर दिखाई दे रहे हैं, मानो हर कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए भाग रहा। पप्पू यादव का यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ बाइक पर सवार होकर पप्पू यादव ने आखिरकार पूर्णिया सीट से नामांकन कर ही दिया। बाड़मेर में निर्दलीय ताल ठोक रहे शिव विधायक के नामांकन के दौरान भी रोचक तस्वीरें सामने आई, जहां आदर्श स्टेडियम में नामांकन के बाद समर्थक उन्हें कंधे पर बैठाकर मंच तक लेकर पहुंचे। बुधवार को भी कुछ ऐसी ही अनोखी तस्वीरें सामने आई थी, जहां बाड़मेर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर गदगद हो गए। एक तरफ फूलों की बारिश थी तो दूसरी ओर डोटासरा बेपरवाह होकर
डांस करते हुए नजर आए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।